सच कहूं तो मुझे शुरू से ही मीरा पर शक था। सबको उसने ऐसे बेवकूफ बनाया था जैसे कोई कहानी सुना रही हो। माँ पापा के सामने बोलती, अरे मेरे पास तो अरबों हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर में मेरे बंगले हैं। आप दोनों की रिटायरमेंट मैं संभाल लूंगी, बस आराम कीजिए। पापा तो मानो सातवें आसमान पर थे। वाह, बेटा कबीर तो किस्मत वाला निकला, वो कहते। माँ तो मीरा के कदमों में फूल बिछाने को तैयार। ईशा, मेरी छोटी बहन, तो बस फिदा थी उस पर। मीरा बोली, मैं एंटरटेनमेंट कंपनी चलाती हूँ, तुम्हारे फेवरेट एक्टर से मिलवाऊंगी। ईशा तो उछल पड़ी, सच में भाभी? मीरा मुस्कुराई, जैसे कोई परी मांग पूरी करने आई हो। और जब मैं बोलती, माँ ये सब झूठ लग रहा है, तो मीरा रो पड़ती। दीदी, आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैं तो आपको परिवार मानती हूँ। और माँ तुरंत मुझे घूरती, अनन्या, तू हर वक्त झगड़ा क्यों ढूंढती रहती है? उसकी नकली मासूमियत सबको दीवाना बना देती थी। घर में उसकी तारीफों के गीत गाए जा रहे थे। और मैं चुप थी, क्योंकि मुझे पता था ये मुस्कुराहटें एक दिन हमारे सबके खून से रंग जाएंगी। जब गर्मी की छुट्टियां आईं, तो मीरा ने कहा, चलो सब विदेश चलते हैं। मेरा प्लेन तैयार है, कोई खर्चा नहीं लगेगा। सब लोग उछल पड़े, माँ, पापा, कबीर, ईशा। मैंने सिर हिलाया, मेरे एग्जाम हैं, नहीं जा पाऊंगी। बस फिर क्या, सबने मिलकर मुझे ताने दिए। कृतघ्न लड़की, माँ बोली। कबीर हंसते हुए बोला, भाभी इतनी कोशिश कर रही हैं, और तू है कि घर में सड़ी रहेगी। ईशा ने मुंह बनाया, सबका मूड खराब कर देती है ये। पर मैं जानती थी, वही ना जाने देना मेरी बचत थी। पिछले जन्म की यादें अब भी मेरे अंदर जलती थी। मीरा वही औरत थी जिसने हम सबको मौत के मुंह में भेजा था। इस बार मैं नहीं जाने वाली थी। मुझे खुद को बचाना था, चाहे इसके लिए रोना धोना ही क्यों न पड़े। तो मैंने एक खेल खेला। मीरा के पास जाकर मीठे स्वर में कहा, दीदी, आप तो कमाल हैं। सबकी सहेलियां विदेश घूम आती हैं, मैं तो बस किताबों में घुसी रहती हूँ। अगर इस बार मैं गई तो ढेरों कपड़े, स्नैक्स, ज्वेलरी लाऊंगी। आप मेरे लिए वो चमकदार नेकलेस भी लेंगी ना? मीरा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में नफरत चमकी। वो पल भर के लिए मुझे पहचान गई थी। मैं ही वो थी जो उसकी झूठी दुनिया में दरार डाल सकती थी। माँ ने मुझे किनारे खींचा और जोरदार थप्पड़ मारा। तू शर्म नहीं करती? बहू का पैसा उड़ाने की बात करती है। मैंने होंठ भींच लिए। कबीर बोला, भाभी का पैसा है और तू खर्च करेगी? हमारा पैसा है वो। मेरे गाल जल रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी मैं अंदर से कांप रही थी। डर से नहीं, सुकून से। क्योंकि अब मुझे यकीन था, वो लोग मुझे साथ नहीं ले जाएंगे। और यही मेरी जीत थी। रात को जब सबने मीरा के आगे पीछे घूमते हुए विदेशी ट्रिप की बातें की, मैं रसोई में अकेली खड़ी थी। तवे पर सब्जी जलने लगी, धुआं उठा, पर किसी को परवाह नहीं थी। घर में हंसी गूंज रही थी, और मैं उस हंसी के बाहर, धुएं के बीच, जैसे कोई परछाई थी। मीरा ने आवाज दी, अनन्या, सामान पैक करना शुरू करो, कल उड़ रहे हैं। ईशा ने मुंह फुलाया, उसे क्यों ले जाना है? वो सारा मजा खराब कर देगी। माँ ने नजरें मुझ पर तनी, मतलब साफ था, कुछ मत बोलना। मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप खाना बनाती रही। डिनर पर सब अपनी अपनी योजनाएं बता रहे थे। कौन सा होटल, कौन सी जगह, कौन से कपड़े। मीरा ने मुझे देख मुस्कुराकर मेरी थाली में सब्जी डाल दी। मैं हिचकिचाई। कबीर झल्ला गया, खाओ, भाभी ने खुद परोसा है। माँ ने भी कहा, इतना नकचढ़ापन छोड़ दे। मैंने सब खा लिया। कुछ देर में बदन में खुजली शुरू हुई, सांस अटकने लगी। सब घबरा गए। मीरा मेरे हाथ पकड़कर बोली, ओह अनन्या, मुझसे गलती हो गई। उसकी आंखें गीली थी, पर उनमें अजीब सी चमक थी। डॉक्टर ने कहा, सीवियर एलर्जी है। कबीर मुझ पर भड़क गया, पहले क्यों नहीं बताया? अब देखो मीरा कितनी परेशान है। मैं कुछ नहीं बोली, बस भीतर से कांप रही थी। दर्द से नहीं, किसी ठंडी उम्मीद से। उस रात मैं हॉस्पिटल के कमरे में अकेली पड़ी थी। धीरे धीरे मुझे यकीन हो रहा था, ये बीमारी मेरे लिए वरदान है।
मीरा को अब बहाना मिल गया था मुझे पीछे छोड़ने का। ईशा ने सुबह ही चिल्लाकर कहा, माँ, मैं ऐसे बीमार के साथ कैसे जाऊं? मेरा मजा खराब हो जाएगा। माँ ने तुरंत कहा, ठीक है बेटा, अनन्या घर पर ही रहेगी। मीरा ने झूठी चिंता से मेरा माथा छुआ, तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगी, पक्का। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद दीदी। पर मन में सोच रही थी, जा रही हो तो जाओ। मौत के सफर पर। अगली सुबह घर में रौनक थी। माँ ने जबरदस्ती पकवान बनाए, पापा ने गाड़ी मंगवाई, ईशा सजे हुए कपड़ों में घूम रही थी, मीरा सफेद कपड़ों में किसी फिल्म स्टार जैसी लग रही थी। जब वो निकल रहे थे, माँ बोली, घर में ज्यादा बिजली खर्च मत करना, एसी सिर्फ 2 घंटे चलाना, समझी? मैंने बस सिर हिलाया। पापा बोले, थोड़ा काम भी कर लेना, हाथ पैर चलेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। मैंने कहा, ठीक है पापा। पर उनके जाते ही मैं सोफे पर बैठ गई, रिमोट उठाया, एसी चालू किया और गहरी सांस ली। अब घर में सन्नाटा था और यही सन्नाटा मुझे अच्छा लगा। शाम को मैं शहर की लाइब्रेरी गई, पढ़ाई की, रात में वापस आई, फोन निकाला और उस वेबसाइट पर लॉग इन किया, वो सीक्रेट साइट जहां मीरा ने हमारी मौतों का तमाशा लगाया था। स्क्रीन पर दिखा, जंगल, घना और अंधेरा। कहीं पापा चिल्ला रहे थे, कहीं माँ डरी हुई बैठी थी। कबीर हाथ में लकड़ी लिए गुस्से से कुछ कह रहा था, ईशा रो रही थी, माँ, मुझे घर जाना है। मीरा कहीं नहीं थी, क्योंकि वो कैमरे के पीछे थी। उसकी बनाई हुई मौत की पटकथा अब चल रही थी। मैंने हेडफोन लगाया, चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। चलो, अब देखते हैं इस बार कौन पहले मरता है। जंगल का दृश्य स्क्रीन पर उतना ही बुरा था जितना मैंने पहले सोचा था। पेड़ों की डालियां हवा में सरपट हिल रही थी, बीच बीच में जंगली आवाजें, कभी भौंकती कुत्तों जैसी, कभी डराती हुई हवा के फुसफुसाहट। कैमरे की नजरों से लोग हर छोटे से छोटे मुंडहोल और चीख को रिकॉर्ड कर रहे थे। और हम, मेरे परिवार के लोग, वहां बंधे हुए, जैसे कोई सजी हुई पुतलियां हों। पहले 2 दिन उन्हें भूख और ठंड से जूझना पड़ा। मैंने देखा कि कैसे पापा और कबीर ने एक दूसरे के प्रति नजर बदल ली। पहले जो लोग घर के राजा थे, अब वही लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि किसी बाहरी आदमी की नजरें पैसे की तरफ टिकी थी और वही लोग तय करेंगे कि किसे बचाया जाए। कई बार मैंने सोचा कि बचपन में जो थप्पड़ पिटते थे, जो बेइज्जतियां होती थी, उनकी वजह क्या थी। आज वही लोग मेरी स्क्रीन पर भटक रहे थे और मेरी उंगलियां कंपा रही थी, पर खुशी से। तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। दूर से भेड़ियों की आवाज आई और फिर एक झुंड उन पेड़ों के नीचे से निकल पड़ा। मेरी माँ ने अपनी आदत के मुताबिक ईशा को अपनी गोद में छिपा लिया। उसने बिना किसी शक के उसे ढक लिया, जैसे उसी ने दुनिया की सारी ममता कभी दी हो। माँ की सांसों का तेज होना, उसकी आंखों में दर्द और फिर भी खुद को समर्पित करना, सब कुछ क्लोजअप में कैमरे ने पकड़ लिया। मुझे अंदर से कुछ टूट गया, पर साथ ही दिल में ठंडे सुख का एहसास भी उठा। वह महिला जिसने मेरा सिर बचपन में बार बार पीटा था, आज किसी और की जान बचा रही थी। इंसान के तौर पर उस दृश्य ने मुझे उलझा दिया। अगले दिन अचानक खाने के पैकेट नीचे दिखाई दिए। एक बैग, जिसमें पानी की बोतलें और थोड़ा सूखा राशन था। कबीर और पापा की आंखों ने एक दूसरे को पढ़ लिया। मैं जानती थी उनमें से कौन क्या सोच रहा है। पहले तो पापा ने कहा कि सब मिल बांट कर खाएंगे, लेकिन कबीर की चालाकी ने फिर काम किया। उसने पापा को देखा जैसे कह रहा हो कि चलो अभी खा लो, बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। पापा ने झिझक कर बैग अपनी बाह के नीचे छुपा लिया और धीरे से वो रस्सी पीछे ले गए। उन्होंने सब कुछ छिपाकर उन दोनों के लिए रखा। ईशा और माँ को नहीं बताया। लोगों की टिप्पणियां स्क्रीन पर बढ़ने लगी। इनके पापा और भाई का साथ देखो, लिखा गया। इनको आखिरकार सिखाया जाएगा कि परिवार क्या है, लिखा गया। लोग टिप कर रहे थे, कह रहे थे कि इन्हें लड़ने दो, देखो कैसे गुल खिलते हैं। दर्शक ज्यादा पैसे देंगे तो खेल और खतरनाक होगा। यह तमाशा था और मैं घर पर आराम से बैठी इसे देख रही थी। कुछ दिनों बाद एक संदेश आया, खेल शुरू है। आज एक फैसला करना होगा। जो बचना चाहता है वो किसी को छोड़ कर जा सकता है। यह मौसम की तरह बेरहमी से ठंडा था।
अब चुनाव का वक्त था और वहां मौजूद लोगों की असल फितरत सामने आई। पापा का चेहरा सख्त हुआ। वह बहुत सोचकर बोला, हमें फैसला करना होगा, बेटियां हैं, घर का नाम, सब कुछ। कबीर की आंखों में वासना और स्वार्थ दोनों थे। उसने कहा, बाप, समझो, मैं जवान हूं, मुझे मौका दो। और फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि ईशा को ही छोड़ा जाए। ईशा का चेहरा जब उन्होंने देखा था, वह सारा भरोसा और प्यार उसके चेहरे पर था जो उसने बचपन में महसूस किया था। अब वही प्यार उसे छलनी कर गया। माँ और मैंने दोनों खामोश थे। मुझे याद आया कि बचपन में कैसे मेरे कमरे के कपड़े फाड़ दिए जाते थे, कैसे मेरा होमवर्क फेंक दिया जाता था, और जब मैंने रोकर जवाब माँ से मांगा तो उसने मुझे थप्पड़ मार कर चुप करा दिया था। वही किरदार पलटकर मेरे सामने आ खड़े थे। जब बूढ़े कदम आगे बढ़े और उन्हें धक्का दिया गया, तब मुझे एक अजीब सी राहत मिली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और सामने की जमावट ने अचानक मुझे असाधारण मानसिक ताकत दी। मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ बदला हुआ है। अब मैं देख रही हूँ और उनकी हर चाल का हिसाब रख रही हूँ। एक रात जब वे बेहद थके हुए थे और चेहरों पर आशंका थी, एक समूह ने आकर कहा कि अगर तुम एक सदस्य छोड़ दोगे तो बाकी चारों को छोड़ दिया जाएगा और साथ में कुछ पैसे भी मिलेंगे। यह वही प्रस्ताव था जिसे मैंने पिछली जिंदगी में देखा था। सबकी आंखें चमकी। पापा और कबीर ने मुंह में मिर्च जैसा एक समझौता किया और एक दूसरे की तरफ कांट-छांट नजरों से देखकर सर हिलाया। तहखाने में जैसे कोई झंझट फूट पड़ा। वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और पहले तो उसे जैसे किसी खेल के रूप में लिया। आखिर में कबीर ने पापा पर वार किया। उसने नीचे से एक बड़ा छुरा उठाया और किसी तरह पापा को जख्मी कर दिया। रक्त की धार फैल गई और उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए जैसे किसी डरावने सपने की सच्चाई बन गया। कबीर ने पापा को आधा काट दिया और कराहते हुए छोड़ दिया। मेरे सीने में कोई ठंडी आवाज आई कि अब सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। कबीर ने फोन देखा और मीरा की ओर से उसे कहा गया कि कॉल करके बताओ कि तुम सुरक्षित हो। उसने मेरा नंबर डायल किया। पहली बार जब फोन बजा तो मैं जानबूझकर उसे उठाने में देर कर रही थी। मुझे उसकी आवाज सुनने का कोई मन नहीं था। फिर आखिरकार मैंने फोन उठाया और उसकी घबराई आवाज में बोला, अन्ना, बचाओ। मैंने ठंडी आवाज में कहा, भाई, तुम्हें कौन बचाए? तुमने माँ और ईशा को वही हाल में छोड़ा। वह चीख पड़ा, नहीं, मैंने नहीं किया। और फिर कुछ ही समय में पत्थर से टकराकर उसने अपनी ही जान ले ली। जब कबीर का सिर चट्टान से टकराया और वह शांत हुआ, तब मेरे अंदर की पुरानी पीड़ा कुछ कम हुई। मैंने लंबी सांस ली और किसी तरह सुस्ती से हंस दी। उसकी मौत देखकर मुझे राहत मिली, लेकिन साथ में एक खालीपन भी था। यह खत्म हो चुका था पर फिर भी सामने की दुनिया ने मुझे बदल दिया था। मैंने चीजों को आगे बढ़ाया। मैं उनकी मौतों के फुटेज और सबूत पुलिस को भेजने लगी। मैंने उनके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट और सबूत इकट्ठा कर रखा था, उन्हें जांचकर्मियों को दे दिया। मेरी माँ, जो अब बेबस और घायल थी, अस्पताल में अधजली ज्यों की त्यों पड़ी रही और मैंने देखा कि कैसे उसने अब अपने किए की पछतावा में आंसू बहाए। उसने पूछा, तुमने हमें छोड़ दिया, तुम क्यों नहीं बचाने आई? मैंने शांत होकर कहा, तुमने मुझे अपनाया था ताकि मेरी जायदाद अपने पास रख सको। सुमन और राकेश के खिलाफ मामला चल पड़ा। पुलिस के पास मेरे सबूत थे, बैंक ट्रांजैक्शन, चिकित्सा रिपोर्ट, पड़ोसियों की गवाही। सुमन के चेहरे पर अब डर का दिखावट साफ था। उसने कागज फाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें सब कुछ पढ़ कर रखा था। मीरा की पोल खुल गई। उसे पकड़ने के लिए कई दिनों की मेहनत लगी। उसकी सारी साजिशें, वे साइट्स जिन्हें उसने चलाया था और जो लोग उसकी मदद कर रहे थे, सभी के नाम सामने आ गए। निशा और अन्य कुछ लोगों की गवाही ने सब कुछ साफ कर दिया। मीरा की जमीन से लेकर पैसों तक की नकल सामने आ गई। जब मीरा को पकड़ा गया, उसके चेहरे पर ना तो अफसोस था और ना ही डर, बस एक ठंडी सी मुस्कान जो कह रही थी कि उसने अपना खेल जता दिया। अदालत में सबूत रखे गए और उसे कड़े जुर्मों में सजा सुनाई गई। उसकी दुनिया ढह गई। जो लोग टीवी और वेबसाइट पर बैठकर हमारी मौतों पर दांव लगा रहे थे, अब पुलिस की निगरानी में आ गए। मैं धीरे धीरे देखा कि सब कुछ बदल रहा है। मेरी माँ के चेहरे पर अब पछतावे की गहरी लकीरें थी।
उसने अपनी गलती मान ली और मीडिया के सामने कुछ बातों का इकरार किया। इस सब ने मुझे अजीब महसूस कराया। एक तरफ मुझे खुशी थी कि इंसाफ हुआ, दूसरी तरफ मेरे अंदर का वह ज़ख्म फिर से ओझल हो गया। मैंने सोचा कि क्या यही बदला है? क्या यही इंसाफ की भावना है? फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैंने जो करना था किया। कबीर की मौत, पापा की कटौती, ईशा की चिता, सब कुछ अब कागजों में दर्ज था। घर की सारी संपत्ति और जो पैसा बचा था, उसे लेकर कानून ने कार्रवाई की और कुछ हिस्सा आखिरकार मेरे खाते में आए। पर जीत का एहसास कुछ आंशिक ही था। जब मैं रातों में सोती, तो उनके चेहरों की तस्वीरें मेरे आंखों के सामने घूमती। उनकी चीख, मेरी माँ की गहरी पछतावा भरी आवाज, सब कुछ मेरे पास बैठे मेरे अंदर गूंजता था। मैं समझती थी कि यह सजा थी, पर सजा से जो खालीपन भरना था, वह शायद वक्त मांगेगा। मैंने एक दिन खुद से कहा कि अब आगे बढ़ो। मैंने अपनी लाइब्रेरी की नोटबुक निकाली और परीक्षा की तैयारी फिर से शुरू कर दी। रात में मैं बहुत देर तक पढ़ती और सुबह उदय के पहले उठकर रिवीजन करती। मैंने महसूस किया कि पढ़ाई, किताबें और ज्ञान ही थे जो मुझे जीने की नई वजह दे रहे थे। मौत का नाटक खत्म हुआ, अब असली जिंदगी की तैयारी शुरू हुई थी। मेरे पास अब समय था यह सोचना कि मैं अगले कदम क्या उठाऊंगी। क्या मैं अपने पुराने दर्द को छोड़ दूंगी? क्या मैं उन सब चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाऊंगी जिस पर मैंने हमेशा खून पसीना बहाया था? यह सब सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। पर मैंने ठान लिया था कि अब मैं खुद की हिफाजत करूंगी और किसी को दोबारा मेरी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने दूंगी। अगला पड़ाव इंतजार कर रहा था। मेरे कदमों के निशान अब नए थे। सर्दियां लौट आई थी। शहर की हवा में वो ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती है। लेकिन मेरे भीतर एक अजीब गर्माहट थी, एक सुकून, जो बहुत सालों बाद महसूस हुआ। उस सुबह मैं अपनी ग्रेजुएशन की आखिरी परीक्षा देने जा रही थी। रास्ते में पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें टंगी थी और हवा इतनी साफ थी कि सांस लेते हुए लग रहा था जैसे कोई नया पन्ना खुल गया हो। मैंने ऑटो वाले से कहा, भाइया, धीरे चलाइए, आज वक्त पर पहुंचना है। वो मुस्कराया, पहली बार कोई कह रहा है धीरे चलाने को। मैं भी हंस दी। मन में अजीब हल्कापन था। एग्जाम हॉल में बैठकर जब आखिरी सवाल लिख रही थी, तो एक पल को आंखों के सामने वो जंगल, वो स्क्रीन, वो सब कुछ घूम गया। मीरा की ठंडी मुस्कान, कबीर का टूटता हुआ चेहरा, माँ की वह डर से भरी आंखें। मैंने कलम थामे सोचा, अब ये सब बस कहानी है। एक ऐसी कहानी जो मुझमें जरूर रहेगी, पर अब मेरी जिंदगी नहीं चलाएगी। एग्जाम खत्म हुआ। मैं बाहर निकली तो आसमान में हल्की बर्फ गिर रही थी। छोटे छोटे सफेद टुकड़े बालों पर गिरकर पिघल रहे थे। मेरे चारों तरफ लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। और मैं बस वहीं खड़ी रही, आसमान की तरफ देखती हुई, जैसे बहुत देर बाद सांस ली हो। घर लौटकर मैंने खिड़की खोली। अंदर की हवा में पुरानी यादों की गंध थी, पकवानों की, हंसी की और चीखों की भी। मैंने उसे बाहर निकलने दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने कॉल किया, अनन्या जी, केस का आखिरी फैसला आ गया है। मैंने गहरी सांस ली। मीरा को उम्रकैद हुई थी। उसके साथी सब जेल में थे। उन साइट्स को बंद कर दिया गया था। सुमन और राकेश को धोखाधड़ी और हेराफेरी के केस में 5 साल की सजा मिली। उनकी प्रॉपर्टी, जिन पर उन्होंने झूठी दस्तावेजी हकदारी जताई थी, अब जब्त कर ली गई। और जो हिस्सा कानूनी रूप से मेरा था, वह मुझे लौटा दिया गया। कागजों का एक लिफाफा मेरे हाथ में आया, नाम लिखा था, स्वर्गीय अरुण और दीपिका शर्मा की बेटी, अनन्या। वो मेरे असली माता पिता के नाम थे। पहली बार मुझे लगा जैसे मेरी पहचान फिर से मिल गई हो। उस शाम मैं अकेली उनकी कब्र पर गई। हल्की हवा चल रही थी, मिट्टी की खुशबू थी। मैंने फूल रखे और धीरे से कहा, माँ, पापा, सब ठीक हो गया है। मैं अब डरती नहीं हूँ। आप दोनों को जिस बेटी की उम्मीद थी, शायद अब वही बन पाऊं। कब्र के पास लगी मोमबत्ती की लौ कापी और हवा में लहरा गई, जैसे जवाब दे रही हो। रात में जब मैं घर लौटी, तो फोन में एक मैसेज आया, एग्जाम रिजल्ट घोषित हो गया था। स्क्रीन पर नंबर चमक रहे थे, पास्ट विद डिस्टिंक्शन। मेरी आंखों में पानी भर आया।
मैं हंसी, रोई, दोनों साथ। मैंने खुद से कहा, अब बस। अब ये जिंदगी मेरी है। अगले हफ्ते कॉलेज का रजिस्ट्रेशन था। मैंने पुराने नोट्स समेटे, नई किताबें खरीदी। कमरे की दीवार पर एक नया कैलेंडर टांगा, साफ, खाली, बिना किसी दाग के। हर तारीख एक नए मौके जैसी लगी। कभी कभी रातों में अब भी वो पुराने चेहरे दिखते हैं। मीरा की आंखों में वो ठंडी चमक, कबीर की आवाज, दीदी बचाओ। माँ का चेहरा पछतावे से भरा हुआ। पर अब मैं डरती नहीं। मैं बस कहती हूँ, सब खत्म हुआ। मैंने सीखा है कि कुछ बदले सिर्फ मौत से नहीं मिलते, कभी कभी बदला सिर्फ जी कर भी लिया जा सकता है। धीरे धीरे, खामोश रहकर, अपनी हिम्मत को वापस हासिल करके। उस दिन मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद की कमी, पर होठों पर मुस्कान थी। मैंने खुद से कहा, अब तू किसी की परछाई नहीं, अपनी कहानी की आवाज है। और उस रात, सालों में पहली बार, मैं चैन से सोई।